आरक्षण हटा देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार रात का रिपोर्टर में आपके लिए लाया हूं आज आरक्षण क्यों, कब और कैसे। क्या बाकी आरक्षण हटा देना चाहिए? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, इस पर बीच बीच में बहुत सारी बातें ऐसी आएंगी जो रिजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनका एक गहरा प्रभाव है, इन आरक्षण से ही जुड़ा हुआ है। तो कृपया इन सारी बातों को सुनते रहें और फिर मुझे कमेंट में जरूर बताएं जो भी आपके सवाल हैं। आज हम बात करेंगे क्या सच में आरक्षण को हटा देना चाहिए। इन सारी बातों पर आने से पहले हम विचार करेंगे कि आरक्षण क्यों दिया जाता है और कौन कौन से देश दे रहे हैं। तो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि आरक्षण क्यों दिया जाता है। नैतिक कारण सबसे गहरा है। सदियों से कुछ समुदाय, जातियां, नस्लें जिनको शिक्षा संपत्ति से वंचित रखा गया। दूसरा है सामाजिक कारण, व्यवहारिक होता है। जब किसी समाज का एक बड़ा वर्ग पीछे रह जाता है तो पूरे देश की प्रगति में रुकावट बनता है। और आगे बात करते हैं तो प्रतिनिधित्व देने से हाशिए पर गए लोगों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में वो आगे आते हैं। और आगे बात करते हैं सामाजिक तनाव कम होता है, समाज में हताशा कम होती है, विविधता आती है, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग नए नजरिए देते हैं। राजनीतिक और संवैधानिक कारण, भारत जैसे देशों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महसूस किया कि भारत में जाति प्रथा इतनी मजबूत है कि कुछ संपन्न या उच्च वर्ग के लोग कभी भी दलित, आदिवासी जातियों को जाति प्रथाओं के चलते वो कभी भी सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा तक नहीं पहुंचने देंगे। इसका एग्जाम्पल आपको पता है, डॉक्टर अंबेडकर जब उच्च शिक्षा तक पहुंचे तो उन्होंने कितनी परेशानियां झेली, इसके बारे में कोई बात छुपी नहीं। अब बात करते हैं एक और आगे। 1918 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक बयान दिया था कि तेली, तंबोली, कुंभट, खाती, कुर्मी, पाटीदार विधिमंडल में जाकर क्या करेंगे, क्या हल चलाएंगे। उसके प्रत्युत्तर में संत गाडगे जी जो धोबी समाज से आते हैं, उन्होंने कहा था कि तिलक जी आप क्या विधिमंडल में जाकर के दिया जलाएं। अगर आपने संत गाडगे जी के बारे में नहीं पढ़ा तो पढ़िए। वो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत थे और जिनका डॉक्टर बाबा साहब से बहुत अच्छा संबंध था। दोनों एक दूसरे की सभाओं में जाते थे और भारत के पहले स्वच्छ भारत अभियान के अगर ब्रांड एम्बेसडर अगर मुझसे पूछा जाए तो बाबा संत गाडगे ही थे। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर एक कंफ्यूज हो रहा होगा कि विधिमंडल क्या है। जैसे कि आज सांसद है, पहले विधिमंडल था। यहाँ मैं आपको एक नया नजरिया पेश करना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है कि मनुवादियों के घर में मनुवादी ही पैदा हो। बाल गंगाधर तिलक के सबसे छोटे बेटे श्रीधर तिलक जो कि समाज सुधारक थे और एक मराठी लेखक थे। जहां बाल गंगाधर तिलक को अंबेडकर जी पसंद नहीं करते थे उनके विचारों के चलते, और दूसरी तरफ उनके छोटे बेटे श्रीधर तिलक और डॉक्टर अंबेडकर की बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन वो बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने सर्वजातीय सामूहिक भोज का आयोजन किया था, जिसके चलते मनवादी कट्टरपंथी उन्हें हमेशा परेशान किया करते थे। और इससे परेशान होकर के 1928 में श्रीधर तिलक ने आत्महत्या कर ली थी। डॉक्टर अंबेडकर को बहुत दुख हुआ था। उन्होंने एक सभा में उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी। अब आते हैं कौन कौन से देश आरक्षण देते हैं। भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, यूरोप, मलेशिया आदि अन्य बहुत सारे देश हैं जहां अलग अलग फॉर्मेट में आरक्षण की व्यवस्था है। अब बात करते हैं बाबा साहब की। उन्होंने कहा था कि राजनैतिक आजादी और सामाजिक आजादी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं होगी। उनके अनुसार राजनीतिक आजादी की नींव सामाजिक आजादी पर ही टिकी है। इसका साधारण सा तरीका है बताने का, जैसे कि जब अंग्रेजों का शासन था तब सभी उच्च वर्ग के नदी, नाले, कुएं, जलाशय से उच्च वर्ग के लोगों को पानी लेने का अधिकार था, लेकिन दलित वर्ग को नहीं। इसके खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने चावदार तालाब का पानी पिया और समाज को बताया कि ये सब सामाजिक गुलामी की वजह से है। और आगे चलते हैं। यहाँ मैं आपको एक वक्तव्य और बताना चाहता हूँ। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय जी जो एक दलित लेखक हैं, उनकी बायोग्राफी है अपने अपने पिंजरे।
तो उसमें वो कहते हैं 1956 में जब वो अपनी बहन के घर ससुराल जा रहे थे उनसे मिलने के लिए अपने बड़े भाई के साथ में, निठारी, आपने निठारी का नाम सुना होगा, वहां उनकी बहन की ससुराल थी। तो उन्हें रास्ते में बहुत प्यास लगी। एक उच्च वर्ग के घर पर आकर उन्होंने पानी मांगा था। उन्हें पता नहीं था कि ये घर किस जाति का है, लेकिन उन जाति के लोगों ने उनसे जब जाति पूछी तो वो दलित कास्ट से थे। तो उन्होंने उन्हें पानी नहीं पिलाया और मोहनदास नेमिसराय ने आगे चल के एक गंदे तालाब से, जहां कुत्ते, गाय, भैंस और कीड़े मकोड़े सब पानी पी रहे थे, पशु पक्षी, वहां पर जाकर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। ये एक अलग नजरिया है। अब बात करते हैं और आगे। जब गोलमेज सम्मेलन में भारतीय नेताओं राजाओं को 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने बुलावा भेजा, गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना व भारत के प्रमुख राजाओं में कुछ गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी गए, जहां गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की, जिन्ना ने मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की, राजाओं ने अपने लिए प्रिंसली स्टेट की मांग की, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक गुलामी झेलने वाले समाज के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र मांगा, जिसके विरोध में गांधी जी व कांग्रेस ने अगले दूसरे तीसरे सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। लेकिन बाबा साहब ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड दिया। यहाँ प्रिंसली स्टेट मांगने वाले राजाओं के बारे में एक खुलासा कर दूं जो बहुत ही हास्यास्पद है। राजस्थान के एक महाराज थे, उन्होंने सोने की रत्न जड़ित एक पतलून पैंट बनवाई थी, जिसे पहनकर वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया था। अगर आपको सोर्स चाहिए तो मुझे कमेंट करें। यहाँ मेरे मतानुसार एक बात कहना चाहता हूँ कि जब भारत के राजा अपने लिए प्रिंसली स्टेट की मांग कर रहे थे तो गांधी जी ने उनका विरोध क्यों नहीं किया। राजस्थान के एक राजा साहब ने तो 1947 में पाकिस्तान के साथ जाने का मन बना लिया था। ये कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद की बात नहीं है, ये राजस्थान के एक प्रतिष्ठित महाराज की बात है। खैर, बात करते हैं गांधी जी पर आते हैं। गांधी जी ने 1932 में जब वो जेल चले गए, यरबदा जेल में, तो अलग निर्वाचन क्षेत्र के विरोध में उन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया। वो अनशन पर चले गए थे। बाबा साहब पर पूरे उच्च वर्ग व कांग्रेस का दबाव बढ़ने लगा था, यहाँ तक कि धमकियां भी मिलने लगी थी कि अगर गांधी जी को कुछ हुआ तो दलित समाज के ऊपर कहर बरसेगा। बाबा साहब ने सोचा कि जब समाज ही नहीं रहेगा तो आजादी को लेकर मैं क्या करूंगा। अंततः डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब झुक गए। और यहाँ दर्शकों को एक बात बता दूं, गांधी जी की हत्या दलितों या बाबा साहब की वजह से तो नहीं हुई, लेकिन उन्हीं के उच्च वर्गीय लोगों ने गांधी जी को मार डाला। खैर, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की जब हत्या हुई थी तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वहां पर जब पहुंचे थे तो उन्होंने एक बात कही थी, जहां जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार पटेल जी से, कि भला हुआ कि हम अंग्रेजों पर गांधी जी की हत्या का आरोप नहीं लगा। ये एक सोचने वाली बात है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बाबा साहब ने 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए और गांधी जी का अनशन तोड़वाया। यहाँ एक बात दर्शकों को और गौर करने वाली बात है, जिस दिन पूना पैक्ट होने वाला था उस दिन इलाहाबाद में 11 बड़े मंदिर दलितों के लिए खोल दिए गए थे। सब चीज का सोच दूंगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। ब्राह्मण लोगों ने, कांग्रेस ने कई गांव शहरों में सर्वजातीय सामूहिक भोज का आयोजन किया था। पुजारियों ने दलितों के साथ बैठकर भोजन किया। जवाहरलाल नेहरू की माताजी, जो चौका चूल्हे की बड़ी पाबंद थी, उन्होंने कभी भी नेहरू के भले हिंदू मित्र हों, उन्हें कभी भी अपनी रसोई में नहीं आने दिया। उन्होंने दलितों के लिए रसोई बनाई और स्वयं साथ बैठकर भोजन किया। यही पैटर्न आजादी और आज भी मौजूदा सरकारें अपना रही हैं, लेकिन 2026 में भी जाति का दंश कहीं ना कहीं हर दलित या पिछड़ा आदिवासी झेल रहा है। उन्हें आज भी समानता नहीं मिली है। यहाँ मैं ये बात सभी लोगों के लिए नहीं कहना चाहता। बहुत सारे, मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो उच्च वर्ग के हैं, वो इतने अच्छे लोग हैं जिनकी तारीफ करना बहुत बड़ी बात है। जी हाँ दोस्तों, उन्हें अब बात करते हैं जिस मुद्दे पर था मैं,
दलित आदिवासी जो दंश झेल रहे हैं आज भी, उन्हें आज भी समानता नहीं मिली। मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं, सिर्फ दिखावा था और है। मैं एक कार सेवक था। लेखक भंवर मेघवंशी, जो राजस्थान के चर्चित लेखक हैं, जो आरएसएस के सदस्य रह चुके हैं, वो लिखते हैं मैं एक कार सेवक था। उसमें अपना वक्तव्य लिखते हैं कि एक बार आरएसएस का समूह उनके गांव आया। उन्होंने सभी के लिए दिल से अपने घर में पकवान तैयार करवाए थे, जो भी था उनके घर में रूखा सूखा, जिसे लेने से पहले पहले तो आरएसएस के लोगों ने आनाकानी की, लेकिन बाद में ले गए वो लोग बांध करके खाना, और दूर कहीं जा करके सड़क पर उन्होंने फेंक दिया। खैर, हम पूना पैक्ट पर आते हैं। गांधी जी के साथ अम्बेडकर की पूना पैक्ट पर सहमति हुई और अलग निर्वाचन क्षेत्र की जगह ज्वाइंट निर्वाचन क्षेत्र पर सहमति बनी। सभी नेताओं के सहयोग से गांधी जी की अध्यक्षता में दलितों को आरक्षण दिया गया था। यहाँ एक बात मेरे सवर्ण भाइयों को मैं याद दिला दूं, दलितों ने कभी भी आरक्षण मांगा नहीं था, उन्हें जबरदस्ती दिया गया था। सबसे पहले आरक्षण की रूपरेखा साहू जी महाराज ने तैयार की थी, क्योंकि जब वो अपने राज्य के महाराज थे तो पुरोहित ने उनके साथ भेदभाव किया। एक बार महाराज राज्य में नहीं थे, तब एक शूद्र ने उच्च वर्ग के जलाशयों से पानी पी लिया, जिसके बदले में सवर्णों ने उसे कठोरतम दंड दिया। जब महाराज वापस आए तो उन्हें पता चला। उन्होंने उसी शूद्र व्यक्ति से राज्य के बीचों बीच चाय की दुकान खुलवाई और स्वयं सभी मंत्रीगणों व सहायकों के साथ रोजाना चाय पीने जाते थे। इसके बाद उन्होंने अपने राज्य दरबार में शूद्र दलित पिछड़ों की भर्ती शुरू कर दी। इसके विरोध में पड़ोस की रियासत के एक दीवान जी, जो प्रतिष्ठित वकील थे, उन्होंने विरोध दर्ज कराया और वे स्वयं महाराज से मिलने आए। जब महाराज से उन्होंने अपनी बात कही, तब महाराज अस्तबल में घूम रहे थे। वहां बंधे सभी घोड़ों में से एक कमजोर घोड़े का खाना हटा करके साहू जी महाराज ने जो रस्सी खोल दी और कमजोर घोड़ा बाकी तंदुरुस्त घोड़ों के खाने के पास चला गया, क्योंकि उस कमजोर घोड़े का खाना हटा लिया था। जो तंदुरुस्त घोड़े थे, उन्होंने उस कमजोर घोड़े को मारा। ठीक दूसरी प्रकार कमजोर घोड़े के सामने खाना रख दिया और बाकी सभी घोड़ों को खोल दिया। तंदुरुस्त घोड़ों ने अपना खाना खत्म करके उस कमजोर घोड़े का खाना भी छीन लिया और उसे मार भगा दिया। वो दीवान इस दृश्य को देखकर स्वयं ही सारी चीजें भाप गया और वहां से चले गए। अब आते हैं आरक्षण के मूल मुद्दे पर। पहली बात, दलितों ने कभी भी आरक्षण नहीं मांगा। दूसरी बात, अगर आरक्षण की बात करते हैं तो पूरे देश में सदियों से मंदिरों पर किसका आरक्षण है? श्री कृष्ण जो यदुवंशी थे, उनके मंदिरों में भी लाखों में शायद एक दो यादव पुजारी हैं, वरना सभी को पता है कि 100% मंदिरों पर किसका कब्जा है। कुछ बेवकूफ यादव भाई कथावाचक बनने चले थे। उच्च वर्ग की एक महिला ने उनके ऊपर मूत्र विसर्जन कर दिया। जिनका हर क्षेत्र में सदियों से आरक्षण है 100%। जिस देश में हर चीज पर एक वर्ग का पूरा आरक्षण है, वहां ओबीसी को आरक्षण लेने में 27 साल लग गए, जो कि जनसंख्या के हिसाब से आज भी पूरा नहीं मिला है। जिस देश में गुर्जर आंदोलनों को 1990 से जो चल रहा है, समय समय पर अपने लिए वो गुर्जर आंदोलन वाले मांग करते रहे आरक्षण, उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। उल्टे अभी तक 75 से 80 लोग उनके मर गए। 1990 से गुर्जर आंदोलन चल रहा है। लेकिन जिस वर्ग का देश की हर चीज पर 100% आरक्षण है, उसने कोई कभी आंदोलन नहीं किया। मरना तो दूर, उन्होंने एक नाखून तक नहीं कटाया और सरकार ने उसे 2019 में एक महीने के अंदर, जनवरी 2019 से लेकर फरवरी 2019 के बीच में 10% EWS आरक्षण प्रदान कर दिया। बिना नाखून कटाए उनको ये चीज मिल गई। अब आगे आते हैं, जहां दलित वर्ग के बच्चों की छात्रवृत्ति की पात्रता तय होती है कि उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए, लेकिन EWS में पात्रता 8 लाख तक है। सवर्ण वर्गों ने बिना नाखून कटाए EWS तो ले लिया, लेकिन जिन गरीब सवर्णों के लिए EWS आया था, उन सवर्ण भाइयों को पूछना चाहिए अपने जो ज्यादा पैसे वाले सवर्ण हैं उनसे। कई मेडिकल कॉलेज में छात्रों ने 1.25 करोड़ से लेकर 5 करोड़ की फीस जमा की है। एक मामले में एक छात्र ने MD की सीट पाने के लिए 4.23 करोड़ रुपए दिए हैं।
यूपीएससी 2025 की ईडब्ल्यूएस कोटे से चयनित 104 अभ्यर्थियों का बैकग्राउंड चेक किया गया, तो जांच में पता चला कि इन छात्रों ने महंगी कोचिंग और महंगी शिक्षा प्राप्त की है, जो कि 8 लाख से कम आय वालों के लिए संभव नहीं है। तो मेरे सवर्ण भाइयों, यहाँ ईडब्ल्यूएस आपको मिल भी गया, फिर भी जो गरीब सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उन्हें आज भी नहीं मिल पाया। तो कौन आपका हक खा रहा है, एक बार इसके बारे में जरूर विचार करें। गरीब सवर्ण बेरोजगार थे, बेरोजगार रह गए। अब बात करते हैं आरक्षण पर कब्जा। 5000 साल देश की प्रकृति पर, संपत्ति पर कुछ खास वर्गों का आरक्षण था। जस्टिस पीवी सावंत की किताब है मंडल कमीशन, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल, पढ़ना चाहिए आपको। जस्टिस पीवी सावंत लिखते हैं कि जिस वर्ग का सदियों से हर चीज पर 100% आरक्षण था, विधि विधान नियमों द्वारा उनसे आंशिक रूप से लिया गया है। अतः कोई ये ना कहे कि आरक्षण भीख है। जो बिल्कुल अगर कोई कहता है कि आरक्षण भीख है तो ये गलत बात है, बयानबाजी गलत है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग कह देते हैं ये तो आरक्षण वाला है, तो मैं यहाँ पर उन्हें बता दूं कि वो भी पलटकर आपको जवाब दे सकते हैं कि आप भी 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण वाले हैं। अब बात करते हैं देश के मौजूदा संसाधनों पर सबसे ज्यादा आरक्षण किसका है। शुरुआत करते हैं मंदिरों से। कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर को पूरी दुनिया सराहती है, जबकि भारत में आज भी बहुत सारे लोग उनसे नफरत करते हैं। भारत देश में छोटे बड़े मंदिर हैं जहाँ पुजारी बैठते हैं, उनमें 99% कौन है सभी को पता है। यहाँ एक रोचक बात बताने लायक है कि काशी विश्वनाथ के मुख्य पुजारियों का मानदेय 90,000 है, तो वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारियों का मानदेय 38,000 है। फिर भी समय समय पर दान या चंदा चोरी हो जाती है। यहाँ मैं किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि छल कपट चोरी प्रपंच किसी भी जाति के इंसान में हो सकता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्रियों के आरक्षण की। भारत देश में अभी तक 2026 तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा उच्च वर्ग के हैं। यहाँ भी 90% उनका ही आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 52 सीजेआई हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसमें सिर्फ 2 शेड्यूल कास्ट के हैं। 52 में से 50 अपर कास्ट के हैं, यहाँ भी उनका ही आरक्षण है 90%। अब आते हैं यूनिवर्सिटियों पर। पूरे देश की यूनिवर्सिटियों के प्रमुख पद चांसलर, वाइस चांसलर, यहाँ 80 से 90% सामान्य वर्ग का आरक्षण है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना में प्रमुखों की संख्या थल सेना में 31, नौसेना में 34, वायुसेना में 28 और सीडीएस में 3 है। यहाँ भी सबसे ज्यादा आरक्षण किनका है आप एक बार गूगल कर दीजिए। उच्च वर्ग का इनमें एससी एसटी वर्ग का एक भी इसमें व्यक्ति नहीं मिलेगा। यहाँ भी उच्च वर्ग के लोगों का 100% आरक्षण है। अभी तक के मुख्यमंत्री राज्यपालों की गिनती, अभी तक के 400 मुख्यमंत्रियों में से 100% से 70% से अधिक सामान्य वर्ग के हैं, 23% से अधिक ओबीसी हैं और 2.5% 2.5% एससी है। अभी तक 1000 के लगभग राज्यपाल हुए हैं, जिनमें 75% सामान्य वर्ग के हैं और एससी एसटी का प्रतिशत 8% है। अभी तक 15 राष्ट्रपति हुए हैं जो कि रिमोट से चलते हैं भारत देश में, फिर चाहे किसी की भी सरकार हो। इसमें 2 एससी, 1 एसटी, 1 ओबीसी, बाकी 11 सामान्य वर्ग से हैं। जनसंख्या में भागीदारी काफी कम है और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मीडिया में 90% सामान्य वर्ग का आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरे देश में आकलन है कि एससी एसटी प्रमाण पत्र, फर्जी प्रमाण पत्र वालों की संख्या 50,000 से 1 लाख तक हो सकती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस 1947 से लेकर अभी तक 14,000 आईएएस हुए हैं, 11,000 आईपीएस हुए हैं और 3,000 इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग हुए हैं। यहाँ भी सामान्य वर्ग का आरक्षण 70 से 80% है। अब मेरा दर्शकों से सवाल है कि ज्यादा आरक्षण किसके पास है, ज्यादा संसाधनों पर कब्जा करके कौन बैठा है। अगर सामान्य वर्ग के लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया कमेंट जरूर करें। तो अगर आपको लगता है कि आरक्षण गलत है तो इस पर जवाब जरूर दीजिए। जो लोग सदियों से आपकी लाइन से पीछे रहे हैं उन्हें आगे आने के लिए आरक्षण दिया जाता है, ना कि किसी और पर्पज से। तो जो भी आपकी कमेंट हैं, जो भी आपके विचार हैं, सुझाव हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।